आखिरकार परिस्थितियों का जमा और घटा ये था कि वो नौजवान जोड़ा कुछ परेशान सा बैठा हुआ था। दोनों की सांसें मानो कहीं से जान बचाकर भाग रही हैं। उनकी सांसें तेजी से अंदर बाहर निकल रही थी। आंखें इतनी चौकन्नी थीं, पर उनमें दहशत भी समान मात्रा से महसूस हो रही थी। लड़की काफी सहज दिखने की कोशिश कर रही थी, पर वो उतनी ही बेचैन नजर आ रही थी। चेहरे और बगल से पसीना बह रहा था और उनकी बदहवाशी को बयां कर रहा था। इतना तो तय था कि वे दोनों डरे हुए थे और बुरी तरह परेशान थे। पर लोग तो परेशान होते ही हैं, इसलिए मैंने कभी अधिक ध्यान दिया नहीं। दुनिया में जब तक अपने हिस्से की परेशानी ना देखो, आपकी जिंदगी नाकाम होती है, ऐसा मेरी बूढ़ी दादी कहा करती थी। इस पंक्ति को सोचने के बाद मैं लेटे लेटे शाम की बातें याद करने लगी। फिर ध्यान टूटा तो खिड़की से गर्दन निकाल कर बाहर झांक रही थी, पर मां को इससे भी एतराज था। रेल के हिचकोलों में रात गहरा रही थी। आधा रास्ता मां के प्रवचन सुन के कट गया। थोड़ी देर बाद अचानक गाड़ी को सिग्नल न मिलने के कारण वो कुछ समय तक स्टेशन पर रुक गई। जगह काफी सुहानी थी, पर मां के लिए सुनसान। अप्रैल का महीना उतरने लगा था। दिन गरमाने लगे थे। मौसम की बेईमानी धीरे धीरे समझ आने लगी थी। दिन की गुनगुनी धूप रात के लिए कुछ मसमसाहट और चिपचिपाहट उधार छोड़ रही थी। पसीना बदन पर सूख कर कुनकुनाने लगा था और महक बोनस के साथ बाहर निकलने लगी थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता था कि गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका था। इसी माहौल में छुट्टियों की महक के लिए अपने साजो सामान के साथ मां पीहर और मैं अपने ननिहाल के लिए निकल चुके थे। मां ने जिद करके मुझे सलवार और कमीज में कस दिया था। उनका कहना था कि सफर दूर का है और जमाना बहुत खराब है। पर असल बात तो यह थी कि मेरे शरीर ने उस उम्र के परे जाकर बाहर झांकना शुरू कर दिया था। मैं अब चहकती हुई नहीं बल्कि छलकती हुई मासूम नजर आती थी। मैं उम्र से ज्यादा बड़ी हो रही थी। खैर, मैंने भी उनका ज्यादा विरोध नहीं किया। मन में ख्याल आया, सही तो कह रही हैं। और वैसे भी मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि आखिरी बार मैंने मां की बातों को मानने से इनकार कब किया था। जब छोटी थी तब एक कुत्ता पाला गया था। उसका नाम था जिमी। शुरू में वो बहुत अखड़ू था, पर बाद में वो भी पालतू बन गया था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं और जिमी एक ही बिरादरी के हैं, पालतू। पापा फिर बेमन से साथ आए थे। उनका काम इन दिनों ही बढ़ जाता है। मां मुझे अपना ननिहाल दिखाना चाहती थी। उनका कहना है कि बेशक इस समय सरकारी काम बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप आएंगे तब कुछ इधर उधर के खोज पाएंगे। वैसे पापा आए तो अच्छा ही है, कम से कम मैं बाहर के नजारे तो देख ही सकती हूं। वैसे मेरे माता पिता, कहीं भी आप उनको देखेंगे, वो हमेशा जो है हिसाबी किताबी ही रहते हैं। पैसों का जोड़ और घटा मुझसे अधिक मायने रखता है उनके लिए। इन सब बातों में मेरे पिता के चेहरे को देखकर समझा जा सकता था कि मां ने कुछ दिन की ही सही पर उनकी असल मुक्ति को छीन लिया था। मैं सब समझती थी, पर मैं क्या कर सकती थी। मैं तो जिमी के जैसी हूं ना, पालतू। खैर, पापा ने हमें समय से कुछ पहले ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया था और ढेर सारी हिदायतें देते हुए वो किसी न्यूज रिपोर्टर की तरह मुझे जमाने भर की खबरें, उनके नतीजे बताते रहे। जैसे कि ये मत करना, बाहर मत जाना, ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, माँ का ध्यान रखना, रात तक टीवी मत देखना, छुट्टियों का काम पूरा कर लेना, भला भला बहुत सारी बातें। अब उनके कहने पर मन में उस समय बस यही बात फुदक रही थी कि ये गाड़ी कब चलेगी। लेकिन फिर मैंने पापा को याद दिलाई कि अरे पापा, आप भी हमारे साथ ही सफर कर रहे हैं, आप खुद मुझ पर नजर रखिएगा। अब इतना सुनकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। वैसे मैं अपनी 16 बरस की उम्र के चश्मे से इस दुनिया को देख रही थी। ऊपर से इतनी सारी हिदायतों से उसमें दरार आ रही थी। मां तो थी, पर अकेला महसूस होता था। मैं घर में भी अक्सर इसी तरह के साए में जीती हूं, पर ननिहाल के नाम पर मेरा मन थोड़ा उछल गया था। स्टेशन की गहमा गहमी कितनी अच्छी लग रही थी, जैसे कोई नन्ही चिड़िया जिसने अभी अभी अपने घोंसले की सीमा को पार कर दिया। कुछ वैसा रोमांचक था।
यहाँ हर तरह की दुकान, हर तरह की आवाज और हर तरह के चेहरे थे। देखकर मन में ख्याल आया, इसे ही तो दुनिया कहते हैं। यही वो जगह और माहौल है जिसे शहर कहा जाता है। घर की चार दीवारों में सिमटे हुए घर की दुनिया सिर्फ घर का सामान और उसमें रहे कुछ लोग ही होते हैं। सामानों से अनुभव लेना कितना जानलेवा होता है। असली अनुभव तो बाहर की दुनिया से मिलता है। ऐसा किसी किताब में पढ़ा था और मैं ये दावे से कह सकती हूँ ये बात बिल्कुल सच है। यहां तो मेरी आंखें चौधी आ गई थी। मैं उस भीड़ को देख रही थी जिसका कुछ चेहरा या सूरत नहीं था। मैं उन आवाजों को सूंघ रही थी जिसे शहर शोर कहता है। मैं उस धूल और धुएं को सूंघ रही थी जिसे प्रदूषण कहा जाता है। लेकिन इन सब बातों में एक चीज ये अच्छी हुई कि अचानक मुझे पालतूपन का एहसास नहीं हो रहा था। कुछ अच्छा लग रहा था। चाय की महक या अंडे की सिकने की गमक और नाक से लेकर कान तक सब कुछ चालू रखने के लिए यहां सब कुछ था। माँ और पापा अपने घरेलू हिसाब को लेकर कहीं पर जद्दोजहद कर रहे थे। इतनी देर में मैंने बाहर का मुआवना लेने की सोची। मुझे अपनी नजरें सेकनी थी भाई। बाद में मुझे इसका ब्यौरा अपने उसे भी तो देना था। हाँ, मैं उससे कुछ दिन नहीं मिल पाऊंगी पर फोन नाम की चीज भी तो है। उससे अपने संदेशे पहुंचाने का वादा करके आई थी। मैंने पापा से घबराते हुए परमिशन ली। उन्होंने कुछ पल सोचा और कहा, कहां जाओगी? रेलवे स्टेशन में घूमने की जगह है। मैंने नजरें नीचे करके कहा कि पापा मुझे चॉकलेट खाने का मन है। इतना सुनकर मुझे रोका नहीं उन्होंने। बोला जाओ फटाफट लेकर आओ। मैंने हाँ में सर हिलाया और मैंने चल दिया। लेकिन जाते जाते मैंने माँ कुछ बोल रही थी, मैं सुन रही थी। ऐसे वो ऐसे कह रही थी, चॉकलेट बाद में लेकर आए। मैं सुनकर भी अनजान बन गई। मैंने एक दुकान का रुख किया। वहां मैंने सजी हुई चॉकलेट देखी तो जीभ में अचानक न जाने कहां से पानी उतर आया। मैंने दुकान की तरफ खुशी से कदम बढ़ा दिए थे, तभी एक शोर मचा और माहौल में अफरा तफरी मच गई। अचानक मुझे पीछे से जबरदस्त धक्का लगा और मैं मुंह के बल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। हाय राम, बेइज्जती हो गई। किस कमीने ने मुझे गिरा डाला? मैं घबराहट में अपनी धूल और खरोचों के साथ उन अल्फाजों को बोलते हुए उठने की कोशिश करने लगी। कुछ और लोगों ने मुझे बांह पकड़ के सहारा भी दिया। 5-6 लोगों का एक समूह भागते हुए धम 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 यहां से गुजरा था। न जाने क्या हुआ था। उनके जाने के बाद न कोई शोर न कोई शराब। कुछ लोग भागे और क्यों भागे किसी को कुछ पता नहीं चला। मेरे साथ भौचक्के बने देखते रहे सब। मैं भी बहुत घबरा गई थी। वो भीड़ जिसकी कोई शक्ल नहीं थी वो आपस में बुदबुदाने लगी। मैंने तो चॉकलेट का ख्याल छोड़ा और वापसी का रुख किया। तब तक माँ और पापा दोनों इस शोर से बिल्कुल घबरा चुके थे। मुझे देखते हुए माँ की आवाज तेज हो गई। पूछा क्या हुआ? मैंने उन्हें बिना देखे ही कहा, पता नहीं पीछे से किसी ने धक्का दे दिया और मैं गिर गई। तो पापा बोले, अभी यहां कौन आतंकवादी आ गया? कहीं भी चैन नहीं है। जब मैंने उनकी ये बात सुनी मैंने उनसे पूछा, पापा आपको कैसे पता कि वो लोग आतंकवादी हैं? तो वो कुछ बोले नहीं और गुस्से में आंख गर्म करके बाहर की तरफ चल गए। मेरे मन में फिर से वही सवाल दोबारा आया, अरे यार ये रेल आखिर चल क्यों नहीं रही? खैर लगभग 10 मिनट बाद पापा कुछ फल हाथ में लिए हुए लौटे। बोले, कुछ लोग 2 लोगों की तलाश में स्टेशन में घुस आए थे। कुल 4 लोग हैं। कोई लड़का लड़की भागे हैं, उन्हें वो लोग ढूंढ रहे। अब उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब माँ ने ये बातें सुनी तब फिर जमाने की दुहाई दी। सामने बैठे हुए जोड़े को भी जबरन अपनी बातों में घसीट लिया। लेकिन वो कुछ नहीं बोले और सहज बनने की कोशिश में ही लगे रहे। मैंने झिझकती हुई नजरों से सामने बैठे जोड़े को देखा और सोचा, जाने ये क्या सोच रहे होंगे। लेकिन इस बार फिर वो घबराए हुए ही लगे। वैसे जब रेल चलती है तो सब ठीक हो जाता है। मैं इसलिए सुकून से थी क्योंकि आखिरकार रेल चले जा रही थी और माँ इसलिए बेचैन थी कि हो हल्ला हो गया और उनकी जवान बेटी भी उनके साथ थी। ट्रेन में वक्त गुजारने के लिए मैंने एक किताब जो कि इस उम्र की महक लिए हुई थी उसको माँ की नजरों से छिपाकर अपने पास रख ली थी।
मैं अपनी क्लास की एक दोस्त से जिद करके हासिल किया था। अरे वो प्रेम कहानी वाली किताब, हाँ। उस किताब के किरदार बस इंसान थे, जिनका ना तो कोई मजहब था और ना कोई जात। हाँ, पर वो गुनहगार थे, सामाजिक गुनहगार, क्योंकि वो प्रेमी थे। ट्रेन में फीकी और डरी रंगत लिए बैठा नया कपल अपने में उलझा हुआ था। न तो वो दोनों कुछ खा रहे थे, न कुछ पी रहे थे। मेरे मन में आया कि उनसे उनकी परेशानी का सबब पूछ लूं, पर जब मां का चेहरा देखा तो पूरी हिम्मत की धज्जियां उड़ गई। मैंने रात उनके बेइंतहा डरे परेशान चेहरे को देखकर काटनी शुरू कर दी। उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल मेरी किताब के प्रेम कैदियों की तरह। दोनों के चेहरे परेशान जरूर थे, पर आंखों में कल के सपने भी मौजूद थे। उन्हें देखते देखते लगभग 3 बजे मेरी आंख के पर्दे गिर गए, और जब सुबह आंखों की दुकान खुली तो वो जोड़ा नदारद था। है बहरहाल स्टेशन पर मामा जी ने काफी पहले आकर ही मोर्चा खोल दिया था। मां को उन्होंने एक लंबा सा प्रणाम किया तो मां भी गदगद हो उठी। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा अपनाई। शाम को घर बैठक जम गई थी। मोहल्ले के सब लोग मां से मिलने आए थे। पूरा जमाड़ा लग चुका था और मुझे जबरदस्ती बीच में बिठाकर रखा गया था। मेरे जिस्म का भराव उन लोगों की नजरों तक पहुंच चुका था। सभी के पास मेरी शादी के लिए एक रिश्ता जरूर मौजूद था। मैं इस तरह के रिश्तों की महिमा सुन रही थी और साथ ही अपनी मां के चेहरे की चमकीली चमक को भी देख हैरान थी। पर शुक्र है कि किसी भी तरह अंधेरा गहराया और लोगों को अपने अपने घर जाने की याद आ गई, नहीं तो मेरी शादी की सहनाई ही बच जाती। 8 बजते बजते घर पड़ोसियों से खाली हो गया। खाना खाकर मैंने भी सोने की इच्छा जताई तो मामा जी ने पढ़ाई का हालचाल जानने के लिए रोक लिया। अब मैं भी उन्हें अपने पढ़ाई का हाल बताने ही जा रही थी कि 8:30 बजे के समाचार की सुर्खियों में हम सबके कानों को अपनी ओर खींच लिया। वो सुर्खियां थी कि देश में एक बार फिर ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। रेलवे स्टेशन पर एक जोड़े की सिर कटी लाशें मिली हैं और मैंने आगे की खबर नहीं सुनी। बस चुन्नी से अपनी छाती को ढका और सामने पड़े पानी के गिलास से एक घूंट अपने गले में उतार लिया।